प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यानमाला वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर या व्याख्यानमाला अभिकेंद्र बल, संरक्षी और असंरक्षी बलों की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें हम उनकी परिभाषाएं, सिद्धांत एवं दैनिक जीवन पर उनके महत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो इस प्रस्तुति में हम अभिकेंद्र बल की अवधारणा, संरक्षी एवं असंरक्षी बलों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों का पता लगाएंगे। यह अवधारणाएं भौतिक में अपने मौलिक सिद्धांतों के लिए जानी जाती है और हमारे ब्रह्मांड में गति और ऊर्जा के व्यवहार को समझने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल क्या है। अभिकेंद्र बल को केंद्रोन्मुखी बल भी कहा जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर बनाए रखता है। यह बल हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। शब्द सेंट्रीपिटल लैटिन से आया है, जिसका अर्थ है केंद्र की ओर खींचने वाला। इसके बिना वस्तु एक सीधी रेखा में अपनी मूल गति के साथ आगे बढ़ जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिससे वह अंतरिक्ष में भटकने के बजाय वृत्ताकार पथ में चलता रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सूत्र और उसकी दिशा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम Fc से दर्शाते हैं, जिसका फार्मूला होता है mv²/r। इसे हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। फोर्स इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जब रैखिक वेग हो तब अभिकेंद्र बल का सूत्र Fc = mv²/r, और जब कोणीय वेग में हम इस बल को व्यक्त करेंगे तो Fc = mr⍵²। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच जो संबंध होता है v = ω/r, उस फार्मूला को यदि हम इस फार्मूला में रख देता हूं, हमें ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सूत्र वस्तु के द्रव्यमान, उसके वेग के वर्ग और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। यह सूत्र दर्शाता है कि यदि वेग या द्रव्यमान बढ़ता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ जाता है, और यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बढ़ जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अभिकेंद्र बल की दिशा क्या होनी चाहिए? अभिकेंद्र बल हमेशा वस्तु के वेग के लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर और वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होता है। यही कारण है कि किसी वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि उसकी स्पीड या गति स्थिर रह सकती है। उदाहरण देखते हैं। जब एक कार घुमावदार मोड़ लेती है तो टायर और सड़क के बीच का घर्षण बल एक अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करता है। यह घर्षण बल कार को सड़क से फिसलने के बजाय मोड़ के साथ चलने में मदद करता है। यदि घर्षण अपर्याप्त हो तो कार बाहर की ओर क्या हो जाएगी, स्किड कर जाएगी या फिसल जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि अभिकेंद्र बल किन किन विमाओं में उजागर होता है, किन किन डायमेंशन में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के अस्तित्व की पुष्टि होती है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो अभिकेंद्र बल के अस्तित्व की पुष्टि होती है, और यह हमेशा केंद्र की ओर लंबवत दिशा में लगता है। यदि जो जड़त्व है, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण बल और स्ट्रिंग में तनाव, धागे में तनाव, इन सभी कॉन्सेप्ट में वृत्ताकार मार्ग में जब गति होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन रूपों में लगता है। पिछले स्लाइड में हमने जिन अवधारणाओं का उल्लेख किया है वे वृत्ताकार गति की यांत्रिकी का वर्णन करती हैं, जहां किसी वस्तु की दिशा को लगातार
बदलने के लिए एक शुद्ध बल की आवश्यकता होती है। तो वृत्ताकार गति की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है अभिकेंद्र बल। यह किसी वस्तु पर लगने वाला वह शुद्ध बल होता है जो उसे वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखता है। अभिकेंद्र बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है और वस्तु के तात्कालिक वेग के लंबवत होता है। दूसरा जड़त्व। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गतिमान रहने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि वृत्ताकार गति में जड़त्व ही वह कारण है जिसके कारण अभिकेंद्र बल अचानक हटा दिए जाने पर वस्तु स्पर्श रेखीय दिशा में गति करने की इच्छा रखती है। अगला है अभिकेंद्री त्वरण। वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित त्वरण भले ही गति स्थिर हो, वेग बदलता रहता है क्योंकि दिशा बदलती रहती है। अभिकेंद्री बल के उदाहरण। अभिकेंद्री बल कोई नया बल नहीं है, बल्कि यह अन्य भौतिक बलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, धागे में तनाव और घर्षण। ये तीनों किसी न किसी रूप में अभिकेंद्र बल लगते हैं, अर्थात अभिकेंद्र बल के रूप में काम करते हैं। जैसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह है वृत्ताकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। दूसरा है धागे में तनाव। जब आप किसी धागे पर गेंद को झुलाते हैं अर्थात वृत्ताकार मार्ग में घुमाते हैं तो केंद्र पर अंदर की ओर लगने वाला तनाव बल भी अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करता है। अगला है घर्षण बल। समतल सड़क पर मोड़ लेते समय टायरों और सड़क के बीच का स्थैतिक घर्षण अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो हम ये जानते हैं कि अभिकेंद्र बल का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण बल, धागे में तनाव और घर्षण बल में भी उत्पन्न होती है, अर्थात इन सभी बलों में अभिकेंद्र बल के अस्तित्व की पुष्टि की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं वास्तविक जीवन में सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग। तो पहला है टेथर बॉल। इस बॉल के खेल में जब गेंद एक खंभे के चारों ओर घूमती है तो रस्सी में उत्पन्न तनाव बल ही सेंट्रीपिटल फोर्स के अस्तित्व की पुष्टि करती है और यह तनाव बल ही केंद्र को वृत्ताकार पथ पे गतिमान बनाए रखती है। अगला है चंद्रमा की कक्षा। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी का चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यह एक प्राकृतिक सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है जो खगोलीय पिंडों की गति को भी नियंत्रित करता है। अगला है कार का मोड़। घुमावदार मोड़ लेते समय कार के टायर और सड़क के बीच का घर्षण बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है और यह कार को सुरक्षित रूप से मोड़ लेने में मदद करता है। अन्यथा मोड़ यदि घर्षण बल यहां काम ना करे तो वह कार सीधी रेखा में निकल जाएगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के दौरान ड्रम के घूमने से उत्पन्न अभिकेंद्र बल पानी को कपड़ों से बाहर निकालता है, जिसके कारण ही कपड़े सूख पाते हैं। इसी प्रकार ये देखिए वृत्ताकार पहिया या व्हील में भी अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह उदाहरण दर्शाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे हमारे दैनिक जीवन और ब्रह्मांड के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों और प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का एक प्रमुख कारण होता है। हम कंजर्वेटिव या संरक्षी बल क्या है इस पर फोकस करते हैं। तो संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि उस पथ का अनुसरण करता है जिस पर वस्तु गति करती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु एक बंद पथ पर यात्रा करती है, यानी जहां प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो, समान हो, तो संरक्षी बल या कंजर्वेटिव बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि वस्तु केवल संरक्षी बल में वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करेगा। ऊर्जा का संरक्षण। कंजर्वेटिव बल या संरक्षी बलों के तहत प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है, बशर्ते कोई गैर
कंजर्वेटिव फोर्स कार्य न कर रहा हो। अगला है स्थितिज ऊर्जा। इन बलों के साथ एक संबद्ध स्थितिज ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग बल के लिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रमुख उदाहरण, अब हम संरक्षी बल के अलग अलग उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जिसमें संरक्षी बल के अस्तित्व की पुष्टि होती है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल के रूप में कार्य करता है। एक वस्तु को ऊपर उठाने और फिर उसे वापस उसी ऊंचाई पर लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि इसी ऊर्जा में शुद्ध परिवर्तन शून्य होता है। अगला है स्प्रिंग बल। एक आदर्श स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल भी संरक्षी होता है। स्प्रिंग को खींचने या संपीड़ित करने और फिर उसे अपनी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अगला है स्थिर विद्युत बल। दो आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल भी संरक्षी होता है। एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल और स्थिर वैद्युत बल एक प्रकार के संरक्षी बल है जो संरक्षी बल के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अर्थात असंरक्षी बल के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। तो असंरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल और केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस विशिष्ट पथ पर भी निर्भर करता है जिस पर वस्तु क्या है, गति करती है। तो संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बीच यही एक महत्वपूर्ण अंतर है। इन बलों के तहत प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग जो है संरक्षित नहीं रहता और ऊर्जा आमतौर पर सिस्टम से गर्मी, ध्वनि या प्रकाश के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का व्यय हो जाता है। किन रूपों में? हीट के रूप में, ध्वनि के रूप में या प्रकाश के रूप में। ऊर्जा हानि। असंरक्षी बल हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदलते रहते हैं, जिससे प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। अगला है पथ पर निर्भरता। एक बंद पथ पर नॉन कंजर्वेटिव बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य नहीं होता। वास्तव में यह अक्सर ऋणात्मक होता है, जो ऊर्जा व्यय का या ऊर्जा हानि का क्या करता है, संकेत देता है। अब हम असंरक्षी बल के महत्वपूर्ण उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण उदाहरणों में घर्षण बल, वायु प्रतिरोध और मानव पेशी बल असंरक्षी बल के महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है। पहला है घर्षण बल। घर्षण बल एक क्लासिक नॉन कंजर्वेटिव बल है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो घर्षण बल उस गति का क्या करता है, विरोध करता है और यांत्रिक ऊर्जा को हीट में परिवर्तित करता है, जिसमें किया गया कार्य पथ की लंबाई पर क्या होता है, निर्भर होता है। वायु प्रतिरोध। वायु प्रतिरोध या ड्रैग भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है। यह गतिमान वस्तु की गति का विरोध करता है और यांत्रिक ऊर्जा को हीट और ध्वनि में बदल देता है। इसका प्रभाव वस्तु के आकार और वेग पर निर्भर करता है। अगला है मानव पेशी बल। मानव या मशीन द्वारा लगाया गया पेशी बल भी नॉन कंजर्वेटिव बल का उदाहरण है, क्योंकि यह ऊर्जा को सिस्टम से जोड़ता है और कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा को सिस्टम में जोड़ता है या तो हटाता है और पथ पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में किया गया कार्य एक मानव पेशी बल अर्थात असंरक्षी बल का एक सशक्त उदाहरण है। आइए अब हम संरक्षी और असंरक्षी बल में महत्वपूर्ण अंतर पर चर्चा करते हैं। संरक्षी बल कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि असंरक्षी बल कार्य पथ पर निर्भर करता है जहां वस्तु गतिमान रहती है। संरक्षी बल में बंद पथ पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है, जबकि असंरक्षी बल में बंद पथ पर कुल कार्य शून्य नहीं होता, आमतौर पर यह ऋणात्मक होता है।
क्योंकि ऊर्जा नष्ट होती है। संरक्षी बल में प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जाओं का योग संरक्षित रहता है, जबकि असंरक्षित बल में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, अर्थात ऊर्जा जो है गर्मी और ध्वनि के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। संरक्षी बल एक संबद्ध स्थिर ऊर्जा में कार्य करता है, उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थिर ऊर्जा, जबकि असंरक्षित बल में किसी भी प्रकार की कोई संबद्ध स्थिर ऊर्जा कार्य नहीं करती। संरक्षी बल के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल और स्थिर वैद्युत बल, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या असंरक्षित बल के उदाहरण है घर्षण बल, वायु प्रतिरोध या चिपचिपा बल। दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंजर्वेटिव बल ऊर्जा को विभिन्न रूप मतलब गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बीच परिवर्तित करते हैं, जबकि नॉन कंजर्वेटिव बल ऊर्जा को सिस्टम से बाहर निकालकर उसे नष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम संरक्षी बल और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। संरक्षी बल, किसी बल को संरक्षी तब कहा जा सकता है जब दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु को गति देने में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करता हो। इसका अर्थ यह है, यदि आप किसी वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाते हैं तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, समान होगा, चाहे आप सीधा पथ चुने, घुमावदार पथ चुने या कोई अन्य पथ चुने। संरक्षी बल की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो पहला, स्वतंत्र पथ। संरक्षी बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता जहां वस्तु क्या है, गतिमान है। ऊर्जा का संरक्षण, ये स्थितिज ऊर्जा से संबंधित होते हैं, उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब कोई संरक्षी बल धनात्मक कार्य करता है तो प्रणाली की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और इसके विपरीत भी। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः उत्क्रमणीय या प्रतिवर्ती होता है। यदि आप पथ को उलट भी देते हैं तो बल ठीक विपरीत मात्रा में भी या विपरीत दिशा में भी क्या करता है, कार्य करता है। इसके प्रमुख उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ स्प्रिंग बल और स्थिर वैद्युत बल। आइए अब हम गैर संरक्षी बल की परिभाषा और उसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो किसी बल को नॉन कंजर्वेटिव या गैर संरक्षित तब कहा जा सकता है जब दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु को गति देने में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करे। सरल शब्दों में कहें, यदि हम किसी वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक अलग अलग रास्तों में ले जाते हैं तो प्रत्येक रास्ते के लिए गैर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। गैर संरक्षी बलों की प्रमुख विशेषताएं, पहला है मार्ग पर निर्भरता। इसके अंतर्गत किया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच लिए गए विशिष्ट मार्ग पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा, ऊर्जा क्षय, यह बल अक्सर किसी प्रणाली से यांत्रिक ऊर्जा की हानि या क्षय का कारण बनते हैं, आमतौर पर ऊष्मा या ध्वनि के रूप में। यह ऊर्जा इसी ऊर्जा के रूप में पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला है अपरिवर्तनीय, अर्थात यह जो है अनुत्क्रमणीयता दर्शाते हैं। गैर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य आमतौर पर पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह बल हमेशा एक दिशी होता है। उदाहरण, गैर संरक्षी बल के प्रमुख उदाहरण है घर्षण, वायु प्रतिरोध, रस्सी में तनाव, लगाए गए बल जैसे धक्का या खिंचाव जो इसी ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं। आइए अब हम संरक्षी बल और असंरक्षी बलों को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। यदि हम एक पहाड़ पर चढ़ने की कल्पना करते हैं तो पहला संरक्षी बल जो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है और दूसरा गैर संरक्षी बल जो घर्षण बल या वायु प्रतिरोध पर आधारित है। संरक्षी बल आधार से शिखर, जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, आधार से शिखर तक आपको ले जाने में गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य केवल उसकी ऊंचाई में परिवर्तन पर निर्भर करता है, न कि आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट मार्ग पर।
चाहे आप सीधा और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता चुनें या घुमावदार और लंबा रास्ता, तो भी गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या रहेगा, समान ही रहेगा। और यह हमारी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन से क्या होता है, संबंधित होता है। यह चित्र में दिखाई दे रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण संरक्षी बल। दूसरे चित्र में जो गैर संरक्षी बल है वो पूर्णतः घर्षण और वायु प्रतिरोध पर आधारित है। यदि आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए घुमावदार और लंबा रास्ता चुनते हैं, ठीक है, ये देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, घुमावदार लंबा रास्ता जब चुनते हैं तो घर्षण और वायु प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य सीधे और खड़ी चढ़ाई वाले छोटे रास्ते की तुलना में कहीं अधिक होता है, भले ही हम अंत में एक ही शिखर पर पहुंचे। यह ऊर्जा उष्मा के रूप में संपूर्ण रूप से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यही है संरक्षी बल और असंरक्षी बल का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स संरक्षी है या असंरक्षी। मतलब अभिकेंद्र बल संरक्षी बल के रूप में काम करता है या असंरक्षी बल के रूप में अपने अस्तित्व की पुष्टि करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल स्वयं एक विशिष्ट प्रकार का बल नहीं है, बल्कि किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य है जो केवल और केवल वृत्ताकार मार्ग में क्या होता है, परिणामित होता है, निर्देशित होता है। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रकृति संरक्षी है या असंरक्षी इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा बल इसे प्रदान कर रहा है। पहला है कंजर्वेटिव सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात संरक्षी अभिकेंद्र बल। यदि अभिकेंद्र बल किसी कंजर्वेटिव बल द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा, संरक्षी होगा। उदाहरण, ग्रहों की कक्षाओं में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल स्वयं एक संरक्षी बल होता है, इसलिए इस संदर्भ में अभिकेंद्र बल क्या होगा, संरक्षी होगा। दूसरा है असंरक्षी अभिकेंद्र बल। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्र बल किसी नॉन कंजर्वेटिव बल द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे घर्षण बल या तनाव बल, तो हम यह कह सकेंगे कि अभिकेंद्र बल जो है असंरक्षी होगा। उदाहरण देखते हैं कि एक कार का घुमावदार मोड़ लेते समय टायर और सड़क के बीच जो घर्षण बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करता है। चूंकि घर्षण एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव या असंरक्षी बल है जो ऊर्जा को ताप में क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। इसीलिए इस संदर्भ में सेंट्रीपिटल फोर्स भी असंरक्षी होगा। इसी तरह एक रस्सी में तनाव बल भी क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल को जो बल दिया जाए वो उस बल का क्या कर देता है, रूप ले लेता है। अर्थात यदि हम उसको संरक्षी बल देंगे तो वो संरक्षी अभिकेंद्री बल कहलाएगा, और यदि हम उसे असंरक्षी बल प्रदान करेंगे तो वह असंरक्षी अभिकेंद्री बल कहलाएगा। अब दोनों में महत्वपूर्ण अंतर हमें यह बताता है कि वृत्ताकार मार्ग में ऊर्जा संरक्षण के नियमों को लागू करते समय हमें बल के स्रोत को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बल का स्रोत संरक्षी है या असंरक्षी। आइए अब हम संरक्षी बलों में ऊर्जा संरक्षण, असंरक्षी बलों द्वारा ऊर्जा की हानि और अभिकेंद्र बलों की प्रकृति पर चर्चा करते हैं, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो संरक्षी बलों में ऊर्जा संरक्षण, संरक्षी बलों की उपस्थिति में और नॉन कंजर्वेटिव बल अर्थात असंरक्षी बल की अनुपस्थिति में किसी प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। और यह यांत्रिक ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, बदलती रहती है, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होती।
अर्थात ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगा, रूपांतरण संभव है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव बलों द्वारा ऊर्जा की हानि अर्थात असंरक्षित बल हमेशा प्रणाली से यांत्रिक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। आमतौर पर यह जो ऊर्जा है गर्मी अर्थात ताप, ध्वनि और प्रकाश जैसे ऊर्जा के अन्य रूपों में क्या है, बदलते हैं। यही कारण है एक वस्तु अंततः घर्षण के कारण क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्र बल की प्रकृति। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रकृति संरक्षी है या असंरक्षी वास्तव में उस विशिष्ट बल पर निर्भर करती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, तनाव या विद्युत बल हो सकता है और प्रत्येक की अपनी संरक्षी या असंरक्षी प्रकृति होती है। यह अवधारणाएं विभिन्न भौतिकी समस्याओं को हल करने और इंजीनियरिंग अनुप्रयोग डिजाइन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार क्या करती है, प्रदान करती है। निष्कर्ष, हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अपकेंद्र बल वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन इसकी अंतर्निहित प्रकृति कि अभिकेंद्र बल जो है संरक्षी है या असंरक्षी उस बल के स्रोत पर निर्भर करता है जो इसे प्रदान कर रहा होता है। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स को संरक्षी बल प्रदान किया जाए तो वह संरक्षी अभिकेंद्र बल कहलाता है और यदि हम उसे असंरक्षी बल प्रदान करें वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए तो वह जो बल होगा अभिकेंद्र असंरक्षी बल होगा। अब हम इसमें महत्वपूर्ण अंतर, कंजर्वेटिव बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और उनका कार्यपथ क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव बल जैसे कि घर्षण बल है ऊर्जा नष्ट करते हैं, ऊर्जा व्यय करते हैं और उनका कार्यपथ पर निर्भर रहता है। ऊर्जा की समझ, इन बलों को समझना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और यांत्रिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए क्या है, मौलिक है। यह हमें यह विश्लेषण करने में मदद करता है कि विभिन्न प्रणालियों में ऊर्जा कैसे व्यवहार करती है। अगला है इनका व्यापक या व्यवहारिक अनुप्रयोग। भौतिकी और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में यह ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि खगोलीय पिंडों की गति का विश्लेषण करना, वाहनों के डिजाइन में सुधार करना या मशीनी दक्षता का आकलन करना। सेंट्रीपिटल फोर्स, संरक्षी और असंरक्षी बलों का ज्ञान हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है, जिससे भौतिकी के मूल सिद्धांतों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। Thank you so much, dear learners, for your kind attention. Thank you.